गुड मॉर्निंग सभी को एवरीवन। चलिए, प्रदीप जी, नेहा जी, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, सबसे पहले आज की तारीख जो है आपकी, तारीख क्या है आपकी? 15 मई है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपी टेट, सुपर टेट देना चाहते हैं, सी टेट देना चाहते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें हम लोग यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि साइकोलॉजी है। ठीक, साइकोलॉजी है, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पूरी की पूरी साइकोलॉजी को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या चीजें पढ़ ली है? हम लोगों ने पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ ली है, इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ ली है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है पढ़ लिया है। और नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लर्निंग थ्योरीज को स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम लोगों ने थॉर्नडाइक की थ्योरी को पढ़ा था। ठीक, थॉर्नडाइक की थ्योरी में हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा है, जिसमें प्रमुख नियम और गौण नियम, प्राइमरी और सेकेंडरी उनके जो थे वो हम लोगों ने पढ़े हैं। जिसमें प्राइमरी में आपके 3 थे और के सेकेंडरी में आपके 5 थे, पांचों 5 थे आपके। तो उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोग को 2 या 3 क्वेश्चन काफी मिले, जिसमें आपका एसोसिएशन था। एसोसिएशन से आपका कौन सा एसोसिएशन को लेकर किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत का निर्माण किया, अपनी थ्योरी को डेवलप किया? तो एसोसिएशन को लेकर जो है पावलोव ने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। वहीं आप जब देखते हैं वो प्रभाव, इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उसको लेकर किस मनोवैज्ञानिक ने अपने लर्निंग थ्योरीज को डेवलप किया? तो वो स्किनर महोदय थे। स्किनर ने उसको लेकर डेवलप किया। तो हम लोगों ने थॉर्नडाइक की थ्योरी को पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। स्टिमुलस और रिस्पांस के साथ साथ मोटिवेशन और रेनफोर्समेंट अगर मिल जाता है तो और अच्छा और बेहतर काम बढ़ जाता है। फिर इसके बाद मैंने इसमें क्वेश्चन बताया था आपको कि वहां पर किसी को रेनफोर्समेंट कब दिया जाता है। तो मैंने क्वेश्चन भी किया था आपसे कि आपको लर्निंग के पहले या लर्निंग के बाद में। तो मैंने वहां पर बताया था ना तो लर्निंग के पहले ना तो लर्निंग के बाद में, बल्कि जिस समय कंटिन्यूअस प्रोसेस में लर्निंग चल रही हो उसी समय उसको रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए। रेनफोर्समेंट क्या होता है? एक तरीके से रिस्पॉन्स की वर्किंग को बढ़ा देता है। ठीक है, उसको और कंटिन्यूअसली ला देता है। तो इतनी चीजें हम लोग ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावलोव की थ्योरी पर। बताइए सभी को, मैं आप सब कुछ क्लियर, आवाज आ रही है? सब कुछ बताओ यस सर। ना। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो उसके आगे हम लोग चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे पावलोव की, पावलोव का। ठीक है, क्योंकि अगर जिन लोगों ने क्लास ना देखी वो जरूर देख ले, क्योंकि क्लास काफी इंपॉर्टेंट आपकी, या फिर आप मेरे साथ अगर कंटिन्यूअस जुड़े हैं तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। तो पावलोव की थ्योरी का नाम क्या? पावलोव की थ्योरी का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, अब पावलोव की थ्योरी, सबसे पहले पावलोव का क्यों फेमस थे, पावलोव की थ्योरी क्यों फेमस हुई ये जान लेते हैं। सबसे पहले पावलोव को एक पुरस्कार मिला था 1904 ईस्वी में। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पावलोव को सन 1904 ईस्वी में इन्होंने एक रिसर्च वर्क किया था पाचन क्रिया पर। उस पर जो है इनको एक नोबेल का पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1904 ईस्वी में। कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन ये केवल जानकारी के लिए, नॉर्मल भी है, नॉर्मल उनके इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग जानते हैं। अब इसी को लेकर इन्होंने काफी काम किया और इस काम की वजह से ही काफी फेमस हुए। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो प्रयोग किए, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अदर नाम के बारे में, क्योंकि इनके नाम काफी ढेर सारे पूछे जाते हैं हम लोगों से। ठीक है, तो इनके अदर नाम क्या होंगे बताओ। अगर हम कहें कि पावलोव की जो थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी को हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको और अगर हम जानेंगे, इसको अनुकूलित प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक नाम और देते हैं टाइप एस थ्योरी। क्या बोलते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि टाइप एस थ्योरी कौन सी है, तो टाइप एस थ्योरी आपकी पावलोव की जो एग्जाम में पूछा गया है आपका। ठीक, यहाँ पर ये पूछा गया, ये क्लासिकल कंडीशनिंग पूछते हो टाइप एस थ्योरी के नाम से ये पूछा था। अब बात आती है इसमें और क्या, कि इन्होंने थ्योरी क्या प्रयोग किया था, क्या एक्सपेरिमेंट था इनका। इनका एक्सपेरिमेंट था, एक डॉग को लिया, डॉग को लेने के बाद उन्होंने देखा कि डॉग जो है नेचुरल कंडीशनिंग में मतलब जो है अपने लार को, स्लाइवा को गिराता है। अब स्लाइवा उसके अंदर आता कैसे है, तो पावलोव ने इसी पर देखा, इसी पर रिसर्च किया इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने एक ग्राफ बनाया, या इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले आपका यूसीएस होता है, फिर यूसीएस के बाद यूसीआर होता है, यूसीआर होता है, फिर आपका सीएस होता है, फिर आपका सीआर होता है। बस इसी ग्राफ को समझना है। इस ग्राफ को समझते ही आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, इस ग्राफ को आप जैसे ही समझ लोगे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। लिख लीजिएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक, अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसको बोलते हैं अनुबंधित अनुबंधित उद्दीपक। ठीक, अनुबंधित उद्दीपक हो गया। तो ये क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पांस, अनकंडीशनल रिस्पांस। ठीक, अनकंडीशनल रिस्पांस आपका आएगा। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पांस यहां पर आया। तो अब यहीं पर ये देखना है हम लोगों को, ये दो चीजें हुई, रिस्पांस। ठीक, इसको बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। अनुक्रिया होती है, ये आपका नाम हो गया। फिर इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस को बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक। ठीक, ये हो गया आपका। और इसको बोलते हैं कंडीशनल रिस्पांस। ठीक, अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक, ये चार आपको बने हैं। अब इसी को समझ लेना है। समझने के बाद ये आपकी कंडीशन को कंप्लीट कर देगा, आपकी थ्योरी को कंप्लीट कर देगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है, फूड। फूड आपका ये है, आपका फूड, या फूड ये होगा। और आपका जो स्लाइवा होगा, स्लाइवा क्या होगा आपका, स्लाइवा इसको बोलते हैं लार को। लार होगी आपकी यहाँ पर। ठीक, कुत्ते की लार जो होगी। और यहाँ पे ये भोजन होगा। ठीक, यहाँ पर ये होगी। अब सीएस क्या होगा, यहाँ पर सीएस होगी आपकी बेल की आवाज, घंटी की आवाज। इसको बोलते हैं घंटी की आवाज। इसको बोलेंगे घंटी की आवाज। घंटी की आवाज, ये याद रखिए, सीएस को घंटे की आवाज बोलते हैं। और सीआर भी वो आपका लार ही होगा आपका। ठीक है, ये लार होगा। अब यहाँ पर
इन्होंने रिसर्च जब किया, रिसर्च वर्क में ये बताया आपका क्या है, इसके बारे में ही ये ग्राफ बनाकर इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि सबसे पहले ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो, इसकी डेफिनेशन में क्या कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है बताओ, नेहा आ रही मेरी आवाज? यस सर। हाँ, आप बहुत ध्यान से सुनना है। इन्होंने कहा कि एक कुत्ता होता है, वो जो है उसका नेचुरल, उसकी क्वालिटी क्या है, गॉड गिफ्टेड है कि उसके सलाइवा गिरता है। क्या गिरता है? जब कभी वो भोजन को देखेगा तो उसको सलाइवा गिरेगा। तो उन्होंने कहा कि जब जब कुत्ता जो है भोजन को देखेगा तो क्या करेगा, सलाइवा, लार गिराएगा। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है ट्रांसफर करेंगे, हम भोजन को हटाकर हम इसकी जगह कुछ और अगर जोड़े तो क्या ये कुत्ता ऐसा करेगा, कि डॉग ये ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो डॉग पर था, ठीक है, डॉग पर था। जबकि थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो कैट पर था आपका, ठीक है। और स्किनर का एक्सपेरिमेंट जो होगा वो चूहे पर होगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, पहले देखा कि जब कभी डॉग जो है फूड को देखता है, भोजन को देखता है तो लार गिराता है, ठीक। तो भोजन एक प्रकार का क्या हुआ, क्यों हुआ, संकेत हुआ कि जब कभी कुत्ते को भोजन का संकेत मिलता है वैसे ही वो लार गिराना शुरू कर, मतलब भोजन ना मिले तो लार गिराना शुरू करता है। वैसे ही इन्होंने कहा कि भोजन की जगह अगर हम इसको किसी और के साथ इसको जोड़ दे, कहते नहीं रिप्लेसमेंट करना। आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आता है कि स्टिमुलस रिप्लेसमेंट वाली जो बात होती कि स्टिमुलस को रिप्लेसमेंट करके जब कभी कोई कंडीशन सिखाई जाती है तो वो होता है जैसे बालक है और हम क्लासरूम में बच्चे को कह रहे हैं कि आप काम करके आओ तो मैं आपको टॉफी दूंगा। हमने एक दिन टॉफी दी, फिर काम, मैंने कहा काम करके आओ टॉफी दो, ऐसे लगातार हमने 10 दिन उसके साथ किया तो उसकी क्या होगी, अब हम अगर टॉफी नहीं भी देंगे तब भी उसकी हैबिट में आ गया, काम करना शुरू हो गया। तो ये पावलोव की थ्योरी से कोरिलेट करके बता सकते हैं। कैसे, अब देखो इन्होंने कहा कि जब जब कुत्ते को भोजन देते हैं तब तब लार गिराता है। इन्होंने कहा कि घंटी, अब इन्होंने कहा कि अब कुत्ते को भोजन देंगे तो समय बांध देंगे। सबसे पहले घंटी बजाई, पहले घंटी बजाएंगे, ठीक है, पहले हम घंटी बजाएंगे, घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भोजन दिया, भोजन जैसे ही घंटी बजाई, घंटी के बाद तुरंत भोजन दिया, भोजन के बाद तुरंत लारी गया। जैसे ही घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद तुरंत जो है कुत्ता आया और उसने भोजन दिया। मतलब ऐसे कई बार प्रयास किया, घंटी बजाई भोजन दिया, लारी गया, घंटी बजाई भोजन दिया, लारी गया। तो जब ऐसे कई बार प्रक्रिया करा तो कुत्ते को समझ में आ गया कि ये जब जब घंटी बजेगी तब तब हमको भोजन मिलेगा, और उसके माइंड में तो फिट हो गया। लेकिन अब यहीं पर है तो इन्होंने यही डेफिनेशन दी कि अनुबंधित उद्दीपक को, क्या कहा, अनुबंधित उद्दीपक को अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले अधिगमकर्ता के सामने लगातार कई बार प्रस्तुत किया जाता है तो अनअनुबंधित अनुक्रिया का संबंध अनुबंधित उद्दीपक से होकर अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है, ठीक है। ये कंडीशन है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अनुबंधित उद्दीपक को, ये ना अनुबंधित उद्दीपक को अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले, अब देखिए आपको घंटी की आवाज को भोजन से पहले आप दे रहे हैं, अनुबंधित उद्दीपक को अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले अधिगमकर्ता के सामने लगातार कई बार प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधित अनुक्रिया का संबंध, देखिए अनअनुबंधित अनुक्रिया का संबंध अनुबंधित उद्दीपक से होकर अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है। यही इनकी परिभाषा है। क्लियर? जी सर, ये घंटे की आवाज हम सबसे पहले देंगे या फिर पहले, सबसे पहले देंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसको, मतलब सबसे पहले हम किसको प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने किसको प्रेजेंट किया, अनुबंधित उद्दीपक को नंबर 1 पर। फिर इसके बाद हमने क्या कहा, किससे पहले दे रहे हैं, यूसीएस से, यूसीएस से हमने पहले दिया तो इससे क्या होगा कि यूसीआर, फिर आपका यूसीआर गिरेगा, ठीक है, यूसीआर का फिर इसका रिलेशन किससे बना आपका, सीएस से बना, सीएस से बनने के बाद फिर किससे बना आपका, सीआर से बना, ठीक। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे सीरियल बनाने को आता है, ठीक। एग्जाम में एक बार आया था, अनसीरियल था, पूछा गया था कि कौन सा सीरियल सबसे सही है, थोड़ी जगह नहीं थी, इसको लिखेंगे सीएस, यूसीएस, फिर यूसीआर, फिर आपका सीएस,
फिर आपका सी आर ये आया था। अब यहीं पर ये क्रम ऐसे ही बनेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। सबसे पहले वो कंडीशनल स्टिमुलस, ये है अनुबंधित उद्दीपक को सबसे पहले अनुबंधित उद्दीपक से पहले दिया जाता है, इससे पहले दिया गया। तो इसका संबंध अब इससे हो गया। जब इसका संबंध घंटी की आवाज से हो गया, जब लार गिरने का समय, अब पूछते हो क्या हुआ कि जब जब उसको घंटी की आवाज सुनाई देगी तुरंत वो दौड़कर जाएगा कि हाँ खाना मिलने वाला है, तो तुरंत वो पहुंच जाएगा। अब उसका क्या हो गया, अब उसको भोजन से उसकी लार नहीं गिरती, अब उसको घंटी की आवाज से लार गिरती। क्यों? क्योंकि उसके सामने कई बार यही काम हुआ, तो वैसे ही होगा। कहते हैं अब फिर से परिभाषा आप सुन लो, अनुबंधित उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक से पहले अधिगमकर्ता के सामने लगातार कई बार प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधित अनुक्रिया का संबंध अनुबंधित उद्दीपक से होकर अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है। क्लियर? देख लो यहाँ पर, यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था चैन बना के। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? बताओ। जी सर। कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे बढ़े हम। नहीं। यस चलो सर। अब आगे जब बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अब ये पॉइंट क्लियर हो सर सर इसमें आपने अदर नेम और क्या बताए थे पावलोव की थ्योरी टाइप का? एस थ्योरी टाइप एस बोलते हैं इसको, बताया था टाइप एस थ्योरी। सर, हिंदी में भी कुछ बताया था ना आपने? अनुकूलित प्रक्रिया, अनुकूलित प्रक्रिया कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में, जिसको पूछा गया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? इंडिपेंडेंट आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताओ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन आएगा? सर डिपेंडेंट में तो डॉग आएगा ना? क्या आएगा? डॉग। नहीं, डॉग से कोई मतलब नहीं। भोजन से यहाँ पे फूड से और लार स्लाइवा से ही संबंध है। मतलब कुल मिला के आपको यूसीएस सर लार। सीएस यूसीआर सीआर। अब देखिए लार कब गिरता है? जब कभी वो भोजन को देखे, तो लार भोजन सर। स्वतंत्र है ना, जी सर। तो भोजन स्वतंत्र है, तो जी भोजन सर। कौन आएगा? यूसीएस आएंगे, यूसीएस आएगा और प्लस सीएस आएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और फिर आपका यहाँ पर जो आपका डिपेंडेंट है यूसीआर है और प्लस सीआर है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आएगा तो गलत नहीं करना है हम लोग को। क्यों? क्योंकि भोजन या घंटी की आवाज को देखकर ही तो सामने वाला प्रभावित हो रहा है, तो इसीलिए इसको रखा गया यहाँ पर। क्लियर? ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें और भी चीजें आती हैं, जो इसमें टाइप्स इनके पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स को हम लोग देखते हैं। इन्होंने टाइप्स देखिए कितने बताए हैं। टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कंडीशन, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। ठीक, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग ये पूछा है। टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग में सबसे पहला क्या होता है, और लिख दीजिए। सबसे पहले नंबर पर आता है फॉरवर्ड। क्या आता है? फॉरवर्ड कंडीशनिंग आती है। ठीक, फॉरवर्ड के बाद नंबर 2 पे क्या आता है? बैकवर्ड। बैकवर्ड आता है। फिर तीसरे पॉइंट पे आपका क्या आता है? तीसरे पॉइंट पे आपका आता है फॉरवर्ड, बैकवर्ड हो गया। फिर इसके बाद आता है ट्रेस। फिर इसके बाद क्या आता है आपका? ट्रेस आता है। ट्रेस आएगा। फिर चौथे पॉइंट पे आपका क्या आएगा? चौथे पर इन्होंने बोला है आपका डिले। ठीक, और पांचवे पर क्या आएगा? पांचवे पर आपका आएगा स्टिमुलेटेंस। सिमुलटेनियस है।
ठीक, इतने हैं आपके। अब इसकी यहाँ पर जो एग्जाम में आता है वही आपको क्या यहाँ पर पिकअप करना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर वही चीजें हम लोग को पिकअप कर लेना है। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर पूरा बोर्ड शो हो रहा है, आपको दिख रहा है हर एक पॉइंट। बताओ। जी जी सर। चलो 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 ठीक है। अब यहाँ पर इतनी चीजें दिख रही हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका ठीक, तो यहाँ पर अब आपको देखना कि बेल क्या है आपका। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर सबसे पहले फॉरवर्ड कंडीशनिंग में देखेंगे। फॉरवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है, सबसे पहले बेल बजती है, उसके बाद फूट दिया, मतलब पहले घंटी बजी फिर उसके बाद फूट दिया गया। इसको पावलोव ने किस सिद्धांत के अंदर पे रखा है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग पे रखा है। किसमें, फॉरवर्ड कंडीशनिंग दिया इन्होंने। फॉरवर्ड कंडीशनिंग में आपकी सबसे पहले बेल बजेगी, फिर इसके बाद आपका फूट आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे ये जान लो। सबसे पहले बेल बजेगी मतलब सीएस आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बजा, सीएस आया आपका, और सीएस क्या तब आपको फूट दिया गया, मतलब यूसीएस आया आपको। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपको फॉरवर्ड कंडीशनिंग में कहा जाएगा कि पहले घंटी बजी उसके बाद भोजन दिया गया, तो वो कौन से किस टाइप में आएगा, तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग में आएगा। आपको ये याद रखना, या तो बेल या तो फूट। इसी को बेल को सीएस बोलते हैं और फूट को यूसीएस बोलते हैं हम लोग। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे। चलो ये पॉइंट आप बना लेना है सबसे पहले, की पॉइंट से बहुत अच्छे तरीके से बना लिया। फिर इसके बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले फूड आता है। आवाज आ रही है, हेलो। यस सर। हाँ, पहले यहाँ पे देखिए जस्ट इसका अपोजिट होगा, फूड आएगा फिर बेल आएगा। तो यहाँ पे फूड को अब यूसीएस और इसको बेल को सीएस, ये याद रखना है। जस्ट इसका अपोजिट हो गया, तो ये फॉरवर्ड में बेल पहले आएगी, बैकवर्ड में फूड पहले आएगा। ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद ट्रेस में क्या आता है, ट्रेस या चिन्ह निगम में क्या होता है कि सबसे पहले बेल बजेगी। ठीक, बेल बजने के बाद जब बेल शांत हो जाएगी, बेल खत्म मतलब घंटी की आवाज खत्म हो जाएगी, तभी उसके बाद उसको फूड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तभी उसके बाद उसको फूड दिया जाता है। तो ये होता है कि बेल बजी, बेल बजने के बाद बेल की आवाज जो है शांत हो गई, उसके बाद जो है जैसे ही बेल खत्म होती वैसे ही उसको दिया, तो मतलब आवाज जैसे खत्म होने वाली होती वैसे ही वो पहुंचता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। क्लियर, ये हो गया आपका। फिर इसके क्या आता है कि बेल बजेगी, बेल के कुछ देर बाद उसको फूड दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी रुकिए, इसमें सिमिल्टेनियस में जाएगा। ठीक है, इसमें इतना हो गया। फिर इसमें आप आती है डिलेड में क्या होता है, डिलेड में क्या होता है, डिलेड मतलब समझते हैं देर में जब इसमें क्या है कि बेल बजी, बेल के तुरंत बाद जो है इसको भोजन दिया गया थोड़ी देर बाद, तो ये हो गया आपका किसमें, ट्रेस लर्निंग में आप आएगा, जिसको हिंदी में चिन्ह अनुबंधन कहते हैं। डिलेड में क्या होता है, देरी वाला, जिसमें देर होता है। तो इसमें क्या होता है, बेल बजेगी, थोड़ी देर बाद जो है उसको समझ में आएगा, अरे बेल बजी, मान लो थोड़ी देर बाद उसको समझ में आएगा, तब ये दिया जाएगा फूड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप डिलेड में कि घंटी बजने के कुछ देर बाद जब भोजन दिया जाता है, तब जो है ये आपका डिलेड में आता है आपका। ठीक, समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट देखो, पहला आपको बता दिया बेल बजी, बेल पहले बजेगी, भोजन बाद में दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। और यहाँ पे फूड पहले दिया गया, बेल बाद में बजेगी, तो इसको बैकवर्ड बोलेंगे। ट्रेस में क्या होगा, बेल की आवाज सुनते ही जो है डॉग आएगा, वो मतलब बेल की आवाज सुन, बेल जैसे ही बजेगी वैसे ही भोजन दिया जाएगा, तो इसको हम ट्रेस कहेंगे। फिर डिलेड में क्या होगा, बेल बजाई, बेल के कुछ देर बाद मैंने भोजन दिया, तो ये आपका डिलेड आएगा। सिमिल्टेनियस में क्या आएगा कि बेल बज गई, बेल समाप्त हो गई, उसके बाद हम भोजन देते हैं। क्या बनेंगे, बेल बजे, बेल बजने के बाद शांत हो गया, समाप्त, उसकी आवाज खत्म हो गई, तब जाके उसको हम फूड देंगे।
तो यहाँ पर ये आपकी कंडीशन आती है। तो समझ में आया, पूरा का पूरा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सर लास्ट वाला आपने क्या कहा कि मतलब कुछ देर बाद जब बिल्कुल तरीके से शांत हो? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे बेल बजी, बेल बजने का शांत हो गया, उसके बाद हम उसको भोजन देंगे, तो वो होता है आपका। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ ये होता है आपका, इतनी इतनी चीजें आपके पावलोव महोदय में आती है आपकी। ठीक है, ये आपके पावलोव थे, पावलोव में इतनी चीजें आपकी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें थी, मैंने सीरीज भी बना दी, सीरीज नहीं बनाई उसको लिख लो फिर से। सबसे पहले CS आएगा, CS के बाद UCS आएगा, UCS के बाद फिर CR आएगा, CR के बाद फिर से CS आएगा, फिर इसके बाद आपको CR आएगा। ये आपको याद रखना, ये चैन एक बार पूछी गई है और इस बार भी हो सकता है पूछ ले, तो आप लोग को बता देना ये। ठीक है, ये पहले नंबर पे एक, दूसरे नंबर पे ये यहाँ रहेगा। ठीक, तो ये पूरे बोर्ड में आपकी पूरी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, कोई भी चीज ऐसा नहीं जो छोड़ा गया हो। अब यहीं पर स्किनर ने, सॉरी पावलोव ने क्या किया था, यहाँ पर जो ट्रांसफर किया था, जैसे भोजन से भोजन जब देना है तो घंटी की आवाज से, वही इन्होंने कहा कि अब घंटी की आवाज के समान कोई और आवाज इसको हम लाकर लागू थाली की आवाज कर दें, कोई और आवाज कर दें, धीरे धीरे उससे ट्रांसफर कर दें। तो इन्होंने पाया कि जो है किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज से वो सीख रहा है, सीखते सीखते अगर वही सीखने की आदत जो है किसी और चीज से भी हम उसको लगा दें, तो वो उससे भी सीखना प्रारंभ कर देगा, उसी के समान गुण वाली चीजें। जैसे घंटी की आवाज है, थाली की आवाज भी वैसी होनी चाहिए जिससे उसको पता चले। अब इसका हम छोटी कक्षाओं में प्रयोग करते हैं कि किसी भी कंडीशंस देते हैं ना, कि अगर किसी को कोई चीज चाहिए तो मैंने उसको लालच दिया, लालच देने से, जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो वैसे ही आप एग्जांपल दे सकते हो कि छोटी क्लासों में जो जो हम पढ़ाने आते हैं प्राइमरी में, तो प्राइमरी में ये कंडीशन को भी फॉलो करते हैं, लागू करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? चले अब स्किनर की तरफ हम लोग। यस सर। साफ करें इसको, आगे चले। यस सर। हाँ इसमें और देख लो, और इसमें कुछ कुछ और पॉइंट्स भी है ना, इसके और कुछ पॉइंट नोट कर लो, इसके और पॉइंट क्यों छोड़े। इसमें कुल मिला के इसमें जो की पॉइंट्स आपके बनेंगे, कहाँ बनेंगे, यहाँ बना, यहाँ दिख रहा है ना। जी सर ठीक दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्स आता है आपका, क्या क्या आता है, रिफ्लेक्स आती है, रिफ्लेक्सेस हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि डॉग जो है स्टिमुलस को देख के रिफ्लेक्स करता है। ठीक, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग आती है इसमें, और इसी को इक्लेक्टिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक, इसी को इलिसिट ये भी कहते हैं, ELICIT इलेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक, इसी को पैसिव भी बोलते हैं, पैसिव भी इसमें आता है कि पैसिव हो रहा है। और इसमें फियर और एंजाइटी, मोटिवेशन, एसोसिएटिव। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो निर्माण हुआ है, जो बना है, ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग की वजह से बना है। किसकी वजह है? ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक, एसोसिएटिव शिफ्टिंग की जो बात करिए, ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक की थ्योरी से ये बना है। चलो सर ये एसोसिएटिंग शिफ्टिंग क्या होती है? एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब है साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य का मतलब होता है जब दो वस्तुएं एक समान हो, किसी एक वस्तु से यदि कोई चीज सीख रहा हो, तो उसी के स्थान पे कोई दूसरी उसी के समकक्ष कोई वस्तु लेकर हम उसके सामने खड़े हो जाए, तो वो भी उससे सीखना शुरू कर देता है। तो ये पावलोव ने इसी को लेकर जो है अपनी थ्योरी को डेवलप किया था।
ठीक है, कि इन्होंने भी क्या किया कि भोजन है, भोजन से कुत्ता लार गिरा रहा है, तो इन्होंने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम देखते हैं इसको और किस चीजों से ये सुन सकता है, मतलब केवल ये भोजन को ही देख के गिरा रहा है कि वास्तविकता कुछ और है। तो उसने देखा कि जब घंटी की आवाज उन्होंने दिया और भोजन तुरंत दिया और तब कुत्ता आया खाया, घंटी की आवाज दिया, भोजन दिया, फिर खाया, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे कुत्ता भोजन को देखकर नहीं गिराता लार, धीरे धीरे चेंज हो गया, घंटी की आवाज को देखकर कुत्ता लार गिराने लगा। यही कंडीशन ये बताई गई है इसमें। सर ये की पॉइंट में आपने क्या कराया है? ये रिफ्लेक्सेस है और इसमें पैसिव डॉग जो है हमेशा पैसिव रहता है ना। एक्टिविटी किस में आती है, इसके सीएस की वजह से ये एक्टिव होता, नहीं तो ये एक्टिव नहीं होता, इसलिए पैसिव इसमें होते हैं इसमें। और इलेक्टिव मतलब संयोजन होता है इसमें ना, मतलब ये देखो ये सब जुड़ के जब बने हैं तभी तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है ना, ये होती है। जी जी। ठीक, चलो अब हम चलते स्किनर की तरफ। इसको साफ कर दे, इसको साफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लेना हो। चलो अब साफ कर हो गई सर। दे। ओके ओके। अब हम लोग स्किनर की बात करेंगे। स्किनर ने किस सिद्धांत को, मतलब थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत को लेकर किया है, बताओ। थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से प्रभावित होकर इन्होंने किया है, लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी को लिया है और उसी के आधार पे इन्होंने स्किनर ने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। इनकी थ्योरी का नाम क्या है स्किनर की? सर ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी है। स्किनर, ठीक, स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर ने क्या बताया था, स्किनर का जो है सबसे ज्यादा फेमस जो है यही हुए थे, स्किनर महोदय हुए थे, सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, तो स्किनर की थ्योरी को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, इसी को और नाम क्या देते हैं, जैसे हम पावलोव को टाइप एस थ्योरी कहते हैं, वैसे ही इसको हम बोलते हैं टाइप आर थ्योरी। क्या बोलते हैं, टाइप आर थ्योरी बोलते हैं, लिख लीजिएगा, टाइप आर थ्योरी बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बता सकते हैं। इसी को साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधनात्मक अनुबंधन। ठीक है, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। इसको हम योजनाबद्ध अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजनाबद्ध अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं, योजनाबद्ध अधिगम भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लिया। अब इसी को लिखेंगे, एक पॉइंट और लिख लेंगे, लिखेंगे थार्डाइक के, थार्डाइक के प्रभाव के नियम से। ठीक है, नियम से क्या हुआ, नियम से बना है, नियम से बना है। ठीक है, जब इनके नियम से बना है तो इनके जो है ग्राफ भी हम देख लेते हैं। मान लो एक ये पजल बॉक्स था जिसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक पजल बॉक्स, इसको सही और बड़ा बनाया ना, दिखाई नहीं दे रहा है।
ठीक, ये एक बॉक्स है। ठीक, इस बॉक्स में क्या है, एक चूहा है। ठीक, एक चूहा है। अब इस चूहे की हरकत को ही इन्होंने देखा है। इन्होंने क्या कहा कि एक चूहा है और यहाँ पे बीच में जो है एक ऐसे वो लगा दिया है, गोल टाइप का लगाया है। अब यहाँ पर ऐसे रख दिया है, ये ऐसे रखा है। अब ये चूहा यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने खिड़की बनाई, यहाँ पे इन्होंने एक विंडो भी बना रखा है। विंडो के साथ यहाँ पे एक बटन बना रखा है और यहाँ पे लाइट एक बना रखी है और यहाँ पे जो है एक भोजन की तस्तरी जो है निकल कर गिरेगी यहाँ पे। अब ये जो है लाइट, लाइट है, ये बटन है, यहाँ पे 2-3 बटन, कई बटन होंगी, ये सब बटन है। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, ये फूड है, भोजन। ठीक, ये फूड है। अब देखता है क्या, स्किनर ने इसको देखिए, इसीलिए उसको जो है पैसिव कहा गया है। याद रखिएगा, उसमें जो डॉग है, डॉग पैसिव मोड में रहता है। पूछा जाता है कि स्टिमुलस में जैसे अनुबंध अनुक्रिया करने वाला जो व्यक्ति होता है वहां पर निष्क्रिय किस सिद्धांत में होता है, तो पावलोव की थ्योरी में वो होता है। ठीक है, जबकि स्किनर में यहाँ पर एक्टिव मोड में होता है। एक्टिव मोड में कैसे होता है, चूहे को जब भूख लगेगी तभी वो इधर से उधर घूमेगा। अब याद रखिएगा, इसीलिए मैं लिखा थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से कैसे बना है। देखो प्रभाव क्या पड़ता है, चूहे ने, अभी देखिए चूहे ने कुछ देखा है क्या, चूहे ने कुछ नहीं देखा है, इसलिए यहाँ पर अनुक्रिया पहले करी। क्या किया, रिस्पांस पहले किया, इसलिए इसको टाइप आर थ्योरी कहते हैं। वहां पर सबसे पहले पावलोव में टाइप एस थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें स्टिमुलस पहले दिखाया जाता है। क्या किया था, स्टिमुलस पहले दिखाया जाता है, जबकि इसमें स्टिमुलस बाद में दिखाया था। पहले क्या दिखाया था, या आर दिखाया था, मतलब अनुक्रिया। पहले जो है चूहे को भूख लगी, चूहा इधर से उधर टहलेगा, घूमेगा, फिर देखिएगा इधर आया, इसने उछला तो पहली बार में लाइट जली, चलो फिर उधर घूमा, फिर दूसरी बार आया तो फिर दूसरा के कूदा, तो फिर जो है इसके बाद भोजन भोजन क्या हुआ कि अंधेरा था, लाइट जल रही, लाइट जलने के बाद फिर लाइट जल रही, फिर दोबारा जब आया तो फिर बटन दबाया तो भोजन गिर गया। तो पहली बार जब भोजन मिला तो इसको जो है किसका काम किया, ये आपका स्टिमुलस का काम किया, स्टिमुलस का काम किया। अब याद रखिए, पहली बार स्टिमुलस का काम करेगा। अब चूहे को जब कभी, अब चूहा इधर उधर घूमेगा, अब चूहे को समझ में आ गया कि भाई इस तरफ अगर हम झुके रहेंगे और भूख लगेगी तो आराम से उछल के कूद के खा लेंगे। तो पहली बार इसमें क्या कह रहा है, पहली बार स्टिमुलस कर रहा है, दूसरी बार स्टिमुलस कर रहा है। लेकिन जब ये कई बार ये प्रोसेस चलता गया, कई बार जब ये क्रियाएं होती गई, तो इसको कहा गया कि यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट का काम करा उसने। क्या किया, यहाँ पर रेनफोर्समेंट का काम किया उसने। क्लियर, स्किनर ने कहा कि जब पहली बार भोजन मिला तो वो तो स्टिमुलस का वो रिस्पांस करे, लेकिन जब ये कंडीशन, ये कई बार प्रक्रियाएं होने लगी तो इसी को इन्होंने रेनफोर्समेंट कहा। तो इनके की पॉइंट्स में और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनके की पॉइंट्स में और आपका आएगा इसमें शेप, लॉ ऑफ इफेक्ट से बनाइए। लॉ ऑफ इफेक्ट आपने लिख लिया है। फिर इसके बाद आता है इमिट, फिर इसके बाद इसमें क्या बना है, एक बार इमीडिएट रिस्पांस कहते हैं, इंग्लिश में आता है इमीडिएट रिस्पांस है पनिशमेंट फॉर डिक्रीजिंग द इफेक्ट बिहेवियर। सर आप पॉइंट जैसे ही लिखने जा रहे थे रिफोर्समेंट, उसी पे कट गया है। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे सबसे पहले रेनफोर्समेंट, जब मैंने बताया कि ये स्टिमुलस जो है, जब कई बार ये स्टिमुलस सामने आता है तो इन्होंने रेनफोर्समेंट बताया। इन्होंने बोला फॉर स्टैंडिंग, मतलब ये बिहेवियर को, उसके व्यवहार को मजबूत करने के लिए रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जबकि इसमें पनिशमेंट एक पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा। पनिशमेंट क्या होता है, डिक्रीजिंग का काम करता है। डिक्रीजिंग कहता है कि फॉर डिक्रीजिंग द इफेक्ट बिहेवियर। सर वो सबसे ऊपर क्या है, इमिट रिस्पांस। इमिट रिस्पांस मतलब तुरंत, तुरंत का तुरंत वो रिस्पांस करना शुरू कर देता है ना, जब जब उसको वो भूख लगेगी। यहाँ पर इमिट रिस्पांस में मतलब पहले उसने रिस्पांस पर ही ध्यान दिया है आपका।
लिख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले अब चूहे को यहाँ पर सब्जेक्ट बोला गया है। क्या बोला गया? तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर होगा वो आपका एक्टिव मोड पे होगा। क्या होगा? एक्टिव होगा। तो यहाँ पर, और जबकि वहां पर हम पावलोव में देखते हैं तो पावलोव में पैसिव मोड में होता है। मतलब कुल मिला के इसे प्रोग्राम लर्निंग होती है आपकी। क्या होती है? प्रोग्राम लर्निंग होती है। पहले से प्री प्लान, अब देखिए पहले से प्री प्लान होता है ना कि जब चूहा दबाएगा तभी उसके बाद भोजन गिरेगा, तो पहले से प्री प्लान होता है। तो यहाँ पर इसको प्री प्लान भी बोलते हैं या प्रोग्राम लर्निंग भी बोलते हैं। प्रोग्राम लर्निंग, ठीक, प्रोग्राम लर्निंग भी इसको बोलते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर इतने पॉइंट हम लोग को मिल गए। ये पॉइंट इतने क्लियर हुआ। एक पॉइंट और आता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है एक पॉइंट? इसको भी लिखिए, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, जहां पर ए डबल पी होगा ना, अप्रोक्सीमेशन। ठीक, अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पर सक्सेस होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर इतने पॉइंट बताओ। फिर इसके बाद इन्होंने रेनफोर्समेंट शेड्यूल को बताया है। क्या बताया? रेनफोर्समेंट शेड्यूल को बताया है यहाँ पर। सर ये रिफोर्समेंट का आपने जो उसके नीचे लिखा है सारे पॉइंट, वो अलग अलग है या सब रिफोर्समेंट में ही है? किसमें किसमें? सर ये रिफोर्समेंट सेकंड पॉइंट जो आपने नहीं, लिखा ये सब है, अलग अलग है ना। ये रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के लिए ये डेफिनेशन दी है, पनिशमेंट के लिए ये डेफिनेशन दी है। ये आपका सब्जेक्ट जो है एक्टिव, मतलब कुल मिला के स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या क्या पॉइंट्स है वो बता रहे हैं अभी ना। अब इसके अंदर जब हम और चलेंगे, प्रोग्राम लर्निंग को इन्होंने बनाया, तो प्रोग्राम लर्निंग में आपके तीन नाम आपको देखने को मिलते हैं, लीनियर और ब्रांचिंग और मैथेटिक्स। मैथमेटिकल जो होता है ना, तो लीनियर किसने बनाया है? लीनियर को स्किनर ने बनाया है, ब्रांचिंग को क्राउडर ने बनाया है, और मैथमेटिक को गिलबर्ट ने बनाया है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को जब पढ़ेंगे वहां पे ईटी, उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा शैक्षिक तकनीकी में। ठीक है, जी सर। लेकिन प्रोग्राम में यहीं पर अगर इसको लिख लो, लीनियर लिख लो। लीनियर, इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले लीनियर, लीनियर होता है। लीनियर के बाद आपका कौन होता है? लीनियर ब्रांचिंग, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स लिख लो, मैथमेटिक्स लिख लो। लीनियर को स्किनर ने, ब्रांचिंग क्राउडर ने, ठीक, और मैथमेटिक्स को गिलबर्ट ने। ठीक, गिलबर्ट है आपके। ठीक है, इतने चीजें हो जाती हैं। तो ये भी आपको समझना है। प्रोग्राम लर्निंग जब हम उसमें पढ़ेंगे तो वो उसमें की बात है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसको साफ करें और बनाते हैं, फिर हम और ग्राफ भी बनाते हैं जिससे और भी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, साफ करें इसको। जी सर। चलो साफ करते हैं। अब इसके बाद और भी चीजें बनेंगी तो और भी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, और भी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था स्किनर ने क्या चीजें बताई है। स्किनर ने दो चीजें बताई है, एक रेनफोर्समेंट बताया है, एक क्या होता है, रेनफोर्समेंट बताया है आपका,
और दूसरा क्या बताया था, पनिशमेंट। ठीक, अब रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट में देखिए क्या क्या चीजें बता गई है इन्होंने, क्या क्या बताया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इन्होंने बताया इंक्रीज बिहेवियर, रेनफोर्समेंट में क्या होता है, रेनफोर्समेंट इंक्रीज बिहेवियर, और यहाँ पे डिक्रीज बिहेवियर, क्या है, डिक्रीज बिहेवियर। डिक्रीज बिहेवियर हो जाएगा आपका। ठीक, बिहेवियर हो जाएगा यहाँ पर। ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर इसमें मिले। अब इसमें क्या होता है, अब रेनफोर्समेंट आपका कहता है कि प्लस, अगर रेनफोर्समेंट आपका पॉजिटिव होगा, देखिए रेनफोर्समेंट में कभी आपका चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव रेनफोर्समेंट हो, हमेशा बिहेवियर में इंक्रीजमेंट ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कहते हैं कि अगर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, या तो निगेटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, या तो निगेटिव रेनफोर्समेंट मिलता है। ठीक, ये दो पॉइंट मिलते हैं। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि ऐड क्या होता है, चेंजेबल। क्या कहते हैं, ऐड चेंजेबल होता है। जैसे इसमें आप क्या बता सकते हो कि, जैसे आप बता सकते हो कि बिहेवियर में पॉजिटिविटी कैसे, आप रेनफोर्समेंट पॉजिटिविटी आप कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि जैसे मान लो आप ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, किसी बच्चे को चॉकलेट से, जैसे बताया था चॉकलेट, जी सर। यदि किसी बालक को हम डेली डेली चॉकलेट, डेली नहीं तो किसी काम को कराने के लिए उसको लालच देंगे, तो वो आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में जाएगा। लेकिन वही निगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या आएगा, जिसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको अलग करेंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट जब कभी करते हैं तो वहां पे निगेटिव रेनफोर्स, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर भी उसके बिहेवियर में क्या होती है, बढ़ोतरी होती, घटता नहीं है। लेकिन वहीं पर डिक्रीजिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग में आपके दो टाइप के पनिशमेंट मिलते हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और एक निगेटिव पनिशमेंट। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट मिलेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, इसमें भी कोई चीज हम ऐड करते हैं, ठीक है, और इसमें भी कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये दो चीजें मिलेंगी। लेकिन इसी के साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक ग्राफ दिया है, जिसको हम लोग समझते हैं, इन्होंने इंटरवल दिया है ना, इंटरवल पता है कि नहीं पता है, इन्होंने रेनफोर्समेंट शेड्यूल दिया है, रेनफोर्समेंट को समझाने के लिए इन्होंने रेनफोर्समेंट शेड्यूल दिया है। रेनफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक, रेनफोर्समेंट शेड्यूल दिया है। ठीक, अब रेनफोर्समेंट शेड्यूल में इन्होंने क्या बताया है बताओ, रेनफोर्समेंट शेड्यूल की जब हम बात करेंगे तो रेनफोर्समेंट शेड्यूल में क्या बताया, इन्होंने टू टाइप्स के बताए हैं। क्या बताया, एक कंटिन्यूअस बताया है और दूसरा क्या बताया है, बताओ, हेलो, जी सर। हेलो, यस सर। हाँ बताओ, हेलो। हाँ हाँ, इन्होंने रेनफोर्समेंट शेड्यूल जो बताया है, एक कंटिन्यूअस दिया है, ठीक, एक कंटिन्यूअस दिया है और दूसरा क्या दिया है आपका, दूसरे में इंटरमीडिएट्स दिया है आपका, ठीक है, इंटरमीडिएट्स दिया है आपका, एक सतत दिया है, एक असतत दिया है। इंटरमीडिएट है क्या, मीडिएट क्या होगा, इंटरमीडिएट ना, इंटरमीडिएट लिखो,
इंटरमीडिएट होता है आपका, ठीक, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं सतत, इसको बोलते हैं असतत, असतत होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस पे नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें आपकी कुल मिला के, यहाँ पर एक टाइम से रिलेटेड होगा आपका, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका टाइम से रिलेटेड होगा, टाइम से रिलेटेड कौन होगा, कंटिन्यूअस नहीं, आपका टाइम से रिलेटेड इसको होगा, जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी टाइप्स बताए गए हैं, जो भी विभाजन किया गया है, वो आपके असतत को डिवाइडेशन करके इन्होंने बताया है इन्होंने, ठीक है। आप चाहे तो दोनों को बताए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों को इन्होंने माना है यहाँ। जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि दो तरीके के यहाँ पे इन्होंने लिए हैं वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल्स होते हैं आपके, ठीक, क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है, ठीक। यहाँ पर दो चीजें मानी, वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने दो चीजें मानी, तो फिक्स्ड होता है एक वेरिएबल। अब इन्होंने फिक्स्ड के भी दो कंडीशंस बताए हैं, फिक्स्ड को इन्होंने दो डिवाइडेशन में डिवाइडेड कर दिया है, एक होता है आपका फिक्स्ड रेशियो और एक फिक्स्ड इंटरवल होता है। क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड रेशियो और दूसरा फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर वहीं पे वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वेरिएबल्स में भी आपका क्या आएगा, वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल इंटरवल आता है, वेरिएबल रेशियो आता है और वेरिएबल इंटरवल आता है आपका, ठीक। ये आपका बनता है, यहाँ पर कितने ग्राफ बनते हैं आपके, लिख लिया। अब देखिए इसमें से पूछा जाता है कौन सा बेहतर, कौन सा अच्छा माना जाता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा अच्छा माना जाता है। हाँ बोलिए। सर कंटिन्यूअस का नहीं होता है, कंटिन्यूअस से फॉर एग्जांपल ऐसे ही देते हैं कंटिन्यूअस से, लेकिन इसे मानते नहीं है कंटिन्यूअस में ना, कंटिन्यूअस में नहीं होता है, कंटिन्यूअस में नहीं होता है कि इंटरमीडिएट को इन्होंने डिवाइडेशन किया और इंटरमीडिएट के ही बारे में इन्होंने बताया है, ठीक। तो इन्होंने सबसे पहली बात तो ये पूछते कि इन दोनों में बेस्ट कौन है, मतलब एक आता है लीस्ट, एक आता है बेस्ट, तो इसको जो है फिक्स्ड वाले को लीस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीस्ट होता है, और ये वेरिएबल वाले को बेस्ट बोलते हैं। अब लीस्ट और बेस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज निर्धारित होती है, जैसे मान लो तो इन्होंने कहा कि हर 10 मिनट में उसको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। अब ये बताओ, चाहे वो काम अच्छा करे चाहे वो काम खराब करे, उसको फिक्स समय पर अगर आप देते रहोगे तो क्या पता, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल वाले में क्या कहता है कि रेशियो भी देना है, कभी 1 पर दिया, कभी 2 पर दिया, कभी 3 पर दिया, कभी 4 के बाद 5 पर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल्स या जो भी चर होता है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम उसको देते हैं चीजें, तो यहाँ पर इसलिए वेरिएबल वाला ज्यादा बेस्ट होता है इसकी अपेक्षा, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि रेशियो ज्यादा अच्छा होता है कि इंटरवल ज्यादा अच्छा होता है, बताओ कौन अच्छा होगा, बताओ। सर इसमें इंटरवल भी तो होगा, क्योंकि इंटरवल से ज्यादा अच्छा अब सबसे पहले आप ये सोचो कि इंटरवल आपके लिए ज्यादा बेटर होता है कि रेशियो बेटर होता है, सर वैसे में तो रेशियो बेटर है, रेशियो मतलब वैसे नहीं, ऐसे वैसे जैसे भी रेशियो बेटर रहता है, रेशियो बेटर, रेशियो को अच्छा माना जाता है, ठीक है, इसलिए रेशियो को ही हम सबसे ज्यादा
प्रेफर करेंगे। यहाँ पर भी रेशियो बेस्ट, यहाँ पर भी रेशियो अच्छा होगा, यहाँ पर भी रेशियो अच्छा होगा, लेकिन इन दोनों में पूछेंगे तो बेस्ट सबसे पहले हम इसको लेंगे हम लोग ना, सबसे पहले हम उसको लेंगे। जी ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो इतनी चीजें आपकी इसमें रह गई। इसमें एक जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को बताना है, जिसमें RODEPA या एक तरीका मैंने बनाया है उसको भी बता देंगे ना, एक सुजाता मैम ने बताया था उसको भी बता देंगे, और एक मैंने भी ग्राफ बना रखा है उसको भी हम बता देंगे। दोनों तरीकों से बता दें, जिस तरीके से आपको बेटर लगेगा उस तरीकों को आप फॉलो करिएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 10 बजे, आज सुबह हम लोग 10 बजे अभी बता दें क्या, कि 10 बजे बताएं? सर ज्यादा लंबा हो तो बाद में, सर हाँ, अभी 10 बजे बता हम लोग दीजिए। डिस्कस करते हैं ना, अभी 10 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, इसके साथ कंटिन्यू आगे हम लोग 10 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे भी और चीजें पढ़ लेंगे। ठीक, ठीक है, जी जी सर। चलिए चलिए ठीक है, तो हम लोग 10 बजे फिर मिलते हैं। जी